नमस्ते दोस्तों। आज नया मानवा द सेवन विंग्स सोर्ड्समैन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बिना देर किए शुरू करते हैं इस मांगा को। रॉड्रिक एल्महाइम एक पहाड़ी के टॉप पर खड़ा था, जहां चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था। उसके पूरे बॉडी से खून और स्लॉटर की एक हैवी ऑरा निकल रही थी। दूर सफेद बर्फ के मैदान की तरफ देखते हुए उसने एक आदमी को पहचाना, ऐश। वो हल्का सा मुड़कर पूछता है, ऐश, तुम यहां क्यों हो? मैंने तुम्हें ईस्ट एक्सपेडिशन के लिए भेजा था। अपने घायल हाथ को पकड़े हुए खून से भरे चेहरे के साथ ऐश गुस्से को दबाते हुए बोलता है, मैं सिर्फ एक काम के लिए आया हूं, तुम्हें खत्म करने के लिए। ये सुनते ही रॉड्रिक की आंखों में लाल चमक आ जाती है। ऐश अपनी खून से भीगी तलवार के साथ अपने अडॉप्टिव फादर का सामना करता है। शुरू से ही प्लान था ना? ऐश कहता है, हमें डिकॉय बनाकर यूज करना और काम खत्म होने के बाद हमें मार देना। क्या मैं गलत हूं? उसकी गोल्डन आइज नफरत से भरी होती हैं। फादर, वो कड़वाहट के साथ बोलता है। रॉड्रिक का चेहरा सख्त हो जाता है। विंगलेस एग्जिस्टेंस का बस एक ही काम होता है, यूज होना और फिर डिस्कार्ड हो जाना। तुम हमेशा एक फूलिश बेटा ही थे। ऐश का दिमाग पिछली यादों में चला जाता है। एल्महाइम हाउस का लाल क्रेस्ट, एक लेजेंडरी मिलिट्री फैमिली जो रॉयल फैमिली की रक्षा करती थी, और उसका लीडर रॉड्रिक ए एल्महाइम। पूरा देश जानता था वो अकेला आदमी था जिसके पास 7 विंग्स थे। फिर एक याद आती है, बर्फीली आंधी में एक मरने के करीब बच्चा जिसे रॉड्रिक ने उठाया था। वही बच्चा था ऐश। उस दिन के बाद ऐश ने अपनी पूरी जिंदगी उस एहसान को चुकाने में लगा दी। लेकिन एक और याद, वो जमीन पर गिरा हुआ है, चेहरा खून से भरा हुआ, पास में टूटी हुई वुडन स्वॉर्ड। उसके दोनों भाई उस पर हंस रहे हैं। विंगलेस इंसान और क्रेस्ट भी नहीं तो कुछ नहीं है। ऐश समझ गया था, उसके पास विंग्स नहीं थे, इसलिए वो कभी अपने फादर का एहसान चुका नहीं पाया। इस दुनिया में जितने ज्यादा विंग्स उतनी ज्यादा पावर, और वो ड्यूकल हाउस का इकलौता इंसान जो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता था। फिर भी ऐश ने कभी गिव अप नहीं किया। वो दिन रात ट्रेनिंग करता रहा, लकड़ी के डंडे से प्रैक्टिस, एंडलेस पुशअप्स, तूफान और बारिश में भी ट्रेनिंग, सिर्फ एक बिलीफ के साथ, एक दिन मेरी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। और वही बिलीफ उसे आज यहां ले आया, बैटलफील्ड पर, जहां वो अपने भाइयों के साथ लड़ रहा था। फिर अचानक एनिमी फोर्सेस ने उन्हें घेर लिया। ये एम्बुश है, किसी ने चिल्लाया। प्रेजेंट में वापस आते हुए ऐश पूछता है, मैंने तुम पर भरोसा किया, लास्ट तक फॉलो किया, क्या ये उसका जवाब है? रॉड्रिक उसे नीचे देखकर कहता है, एक टूल को एक्सपेक्टेशंस रखने का कोई हक नहीं होता, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। ये सुनते ही ऐश चुप हो जाता है। फिर बिना सोचे वो अटैक करता है। फादर चिल्लाते हुए वो तलवार चलाता है, अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा देता है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच। रॉड्रिक हंसता है। उसी वक्त उसके भाई मैजिक यूज करके क्रिम्सन चेन से ऐश को बांध देते हैं, और फिर उनकी तलवारें चलती हैं। ऐश का एक हाथ और एक पैर काट दिया जाता है। वो बर्फ में गिर जाता है। अभी भी अपनी औकात नहीं समझा, बड़ा भाई मजाक उड़ाता है। विंगलेस का यही एंड होता है, दूसरा बोलता है। ऐश का बचा हुआ हाथ कांपता है। फिर मुझे उठाया क्यों था, अगर आखिर में फेंकना ही था? वो धीरे से पूछता है। रॉड्रिक उसके सामने झुकता है। अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझ, वो कहता है, मुझे तुमसे कभी कोई काम नहीं था। फिर उसके बाल पकड़कर सर उठाता है। जो मुझे चाहिए था वो था तुम्हारे अंदर का 7 विंग्स का पावर। ऐश शॉक में आ जाता है। 7 विंग्स? रॉड्रिक हंसता है। तुम्हारी माँ काफी यूजफुल थी, उसने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए जन्म दिया। ये कहकर वो चला जाता है। ऐश उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। रुको, इसका क्या मतलब है? लेकिन तब तक उसके भाई तलवार उठा चुके होते हैं। सब कुछ धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। ठंड, खून और सन्नाटा। मैं किस लिए जी रहा था? ऐश अपने आप से पूछता है। फिर चर्च बेल्स बजती हैं, और अचानक सब कुछ बदल जाता है। ऐश अपने आप को एक बेबी के रूप में पाता है। वो एक औरत के हाथों में पड़ा होता है। शॉक, ये क्या? वो अपने छोटे हाथ को देखकर समझ जाता है वो दोबारा पैदा हो चुका है। तभी गोल्डन लाइट्स अपीयर होती हैं। उनमें वो देखता है घोड़े पर सोल्जर्स जो चिल्लाते हुए किसी औरत और एक बेबी को ढूंढ रहे हैं। लॉर्ड रॉड्रिक के लिए उस बच्चे को ढूंढो। ऐश का दिल कांप उठता है। वो मुझे ढूंढ रहे हैं? उसे याद आता है, उसे भी एक बर्फीली रात में उठाया गया था। क्या वो सच में पास्ट में वापस आ गया है? डर उसे फोर्स में बदल देता है। यहां रुका तो फिर से उनके हाथ लग जाऊंगा।
वो क्रॉल करना शुरू करता है। उसके छोटे हाथ बर्फ को पिघला देते हैं, गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है। दर्द के बावजूद वो रुकता नहीं। इन्हें छोड़कर मुझे दूर जाना होगा। लंबे टाइम तक क्रॉल करते करते वो बर्फ में एक लंबी लाइन बना देता है। उसका बॉडी थक कर टूट रहा होता है, लेकिन उसका रिजॉल्व स्ट्रांग होता है। मैं जिंदा रहूंगा। और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद किसी के पैर उसके सामने रुकते हैं। एक वाइट हेड लड़की कहती है, पापा, यहाँ कुछ है। बैरन हाईफील्ड उसे उठाता है। शॉक, यहाँ एक बेबी? फिर वो बर्फ में बनी लंबी ट्रेल देखता है और समझ नहीं पाता, क्या ये बच्चा इतना दूर क्रॉल करके आया है? वो ऐश को देखते हुए सोचता रह जाता है, ये बच्चा आखिर है कौन? अपने सपने में ऐश ने एक लाल बालों वाला बच्चा देखा जो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, और वो सोचने लगा कि ये जगह कहाँ है और ये बच्चा कौन है। वो बच्चा बड़ी ब्लू आइज के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और ऐश अंदर ही अंदर फील करता है कि ये बच्चा उससे मिलने आया है। अचानक जब ऐश अभी हाफ स्लीप में था और धीरे से बोल रहा था कि ये एक एंजल है, तभी एक छोटा सा हाथ उसकी नोज पकड़ लेता है और वो शॉक में तुरंत जाग जाता है। जब उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि अलग अलग उम्र के बच्चों के क्यूरियस फेसेस उसकी तरफ झुककर देख रहे थे। कुछ बच्चे एक्साइटेड होकर बोल रहे थे कि छोटे ने अभी अभी अपनी आंखें खोली हैं, जबकि एक और बच्चा उन्हें मना कर रहा था कि उसे छेड़ो मत वरना वो उसकी क्यूट सी नाक तोड़ देंगे। इसके बाद बच्चों के बीच एक क्योटिक सी लड़ाई शुरू हो गई। कोई उसके हाथ पकड़ रहा था तो कोई उसके पैर खींच रहा था, जिस वजह से ऐश का चेहरा पीला पड़ गया और वो सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर में सबसे बड़ी बहन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और बाकी बच्चों से प्रोटेक्ट किया, लेकिन अचानक ऐश और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी बाहों से उछलकर बाहर आ गया। जमीन पर क्रॉल करते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, भागने की कोशिश करते हुए, और दर्द भरे मन से सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी रेड हेड बच्चा जोर से चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा, जबकि सबसे बड़ी बहन ने जल्दी से चिल्लाकर सबको वहीं रुकने को कहा, लेकिन बच्चों ने उसकी बात इग्नोर कर दी और ऐश के पीछे भागने लगे, जिसकी वजह से ऐश को डर के मारे मैजिक यूज करके भागना पड़ा और वो गुस्से और डर के साथ सोच रहा था कि ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ ऐश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पूरे शरीर से गोल्डन एनर्जी निकलने लगी और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। एक बेहद जोरदार एक्सप्लोजन के बाद ऐश छत को तोड़ते हुए सीधा आसमान की तरफ शूट कर गया और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि क्या वो उड़ रहा है, और उसे समझ आया कि ये मैजिकल पावर है, लेकिन अपनी ताकत को कंट्रोल न कर पाने की वजह से वो गिरने लगा। जब छत उसके हाथ के पास आती हुई दिखने लगी, ऐश डर के मारे हाथ पैर मारने लगा और सोचने लगा कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा और गिर रहा है। बेचारा, उसने मजबूरी में अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपनी किस्मत को मान लिया। लेकिन जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि वो एक आदमी की बाहों में था। वो आदमी बोला कि ऐश अभी आसमान से गिर रहा था और वाकई में एक अजीब बच्चा है। जैसे ही ऐश ने उस आदमी को पहचाना, उसके पसीने छूट गए और वो अंदर ही अंदर घबरा गया कि ये कौन है। उस आदमी के सख्त चेहरे को देखकर ऐश को पक्का यकीन हो गया कि वो विकाउंट हिफराइट है, जो ड्यूक रोड्री का बड़ा भाई है। जिस घर में वो इस वक्त था, उसके बारे में सोचते हुए ऐश पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि क्या ये सच में दूसरा एल्महाइम हाउसहोल्ड हो सकता है। उसे याद आया कि वो आदमी हिफफ्रीड ए एल्महाइम है, जो विकाउंट फैमिली का हेड है और एल्महाइम लीनिएज की एक ब्रांच से बिलोंग करता है। दो गोल्डन स्वॉर्ड्स के टकराने का सीन इमेजिन करते हुए ऐश ने विकाउंट हिफफ्रीड के बारे में अपनी नॉलेज याद की, जिसमें उसे याद आया कि वो अपने छोटे भाई रॉड्रिक के साथ था, जो रॉयल फैमिली की रक्षा के लिए जिम्मेदार दो पिलर्स में से एक थे। लेकिन ऐश को याद था कि जिस विकाउंट हिफफ्रीड को वो जानता था, वो सिविल वॉर में मर चुका था और उसकी मौत के साथ ही उसके घर का पतन हो गया था और फैमिली पोर्ट्रेट भी टूट गया था। अपने छोटे हाथों को देखकर ऐश को पक्का यकीन हो गया कि वो पास्ट में वापस आ गया है। फिर उसने डिसबिलीफ में अपना माथा पकड़ लिया और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि वो ड्यूकल हाउस से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बड़ा भाई ही उसे अपने पास ले आया। तभी ऐश अचानक से घबरा गया जब विकाउंट हिफफ्रीड की वाइफ ने उसके चेहरे को प्यार से छुआ और पूछा कि क्या बच्चे का मैजिक कंट्रोल से बाहर हो गया था और उसे उड़ा दिया। फिर उसने सुना कि विकाउंट हाईफ्रीड ने कंफर्म किया कि शायद ऐसा ही है और उसे पहले से ही पता था कि ये बच्चा कोई आम बेबी नहीं है। उन बातों से डरने के बजाय विकाउंटेस ने ऐश को और भी ज्यादा प्यार से देखा। फिर उसने उसे जोर से गले लगा लिया और तसल्ली दी कि ये सब उसके लिए डरावना रहा होगा, लेकिन अब वो सेफ है।
इतनी वार्मथ देखकर ऐश शॉक हो गया। उसकी आंखें खुल गई और वो उसकी तरफ देखने लगा, जबकि साइड में खड़े विकाउंट हाईफ्रीड हल्की सी मुस्कान के साथ देख रहे थे। अचानक विकाउंट ने अपना हाथ ऐश की तरफ बढ़ाया और कहा कि इस बच्चे के पास अनइमेजिनेबल पावर है। फिर उसने ऐश के कपड़ों का पिछला हिस्सा उठाया और बताया कि उसकी पीठ पर जो निशान है वही इसका सबूत है। सामने रखे मिरर में देखते हुए ऐश ने अपनी पीठ पर एक लाल निशान देखा और अंदर ही अंदर हिल गया, क्योंकि उसने उसे 7 विंग्स के रूप में पहचान लिया। उसे क्लियरली देखते ही ऐश के पसीने छूट गए और वो सोचने लगा कि ये उसके शरीर पर क्यों है। अचानक उसने भंवरे सिकोड़ ली और घबराहट में सच समझ गया। अपनी पिछली जिंदगी का एक सीन याद करते हुए, जहां रॉड्री ने उसके बाल पकड़कर कहा था कि उन्हें उसके अंदर बसी 7 विंग्स की पावर चाहिए, ऐश सब कुछ समझ गया। साथ ही उसे रॉड्रिक का वो सीन याद आया जहां उसका बड़ा हाथ उसके न्यूबॉर्न रूप के कॉलर को पकड़कर उसे बर्फ के ढेर से बाहर खींच रहा था और बिना किसी प्यार के उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा था। उस पल सब कुछ याद आते ही ऐश गुस्से से जल उठा और सोचने लगा कि उस आदमी ने उसे सिर्फ 7 विंग्स चुराने के लिए उठाया था। और वो कड़वाहट से सोचने लगा कि कितनी आयरनी है, जो खुद उसके विंग्स तोड़ चुका है वही उसे विंगलेस कहने की हिम्मत रखता है। अचानक लेडी हाईफ्रीड, जो वाइकाउंटेस थी, ने चिंता भरे चेहरे के साथ अपना सिर उठाया और अपने पति से पूछा कि इस बच्चे का क्या करना चाहिए। वाइकाउंट हाईफ्रीड चुप रहे, भौरे चढ़ाकर सुलते हुए। ऐश भी घबराहट में भौरे सिकोड़ लेता है, सोचता है कि सिचुएशन काफी खराब है। अपना छोटा सा हाथ कस के बंद करते हुए उसने मन में ठान लिया कि वो इस पावर को एल्महाइम के हाथों में नहीं गिरने देगा और उसे बदला लेने के लिए इस पावर की जरूरत है। लेकिन अचानक वाइकाउंट हाईफ्रीड ने डिक्लेयर किया कि वो इस लड़के को अपना अडॉप्टेड सन बनाएंगे। उनकी बात सुनकर ऐश शॉक में पड़ गया। वाइकाउंट ने अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से ऐश के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि ये बच्चा अभी एक फ्लेजलिंग है जो अभी खुद से उड़ना भी नहीं जानता। फिर ऐश ने देखा कि 2 नरम और प्यार भरी आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। जब वाइकाउंट ने मजबूती से कहा कि जब तक ये लड़का खुद अपनी मर्जी से उड़ना नहीं सीख लेता तब तक वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। ऐश की आंखें खुल गईं, इमोशंस और हैरानी दोनों से भरी हुई। अचानक जोर का धड़ाका हुआ और 2 लड़कियां मुंह के बल गिरते हुए रूम में आ गईं। अपने 5 बच्चों को देखकर वाइकाउंट हाईफ्रीड ने पूछा, क्या ये दोनों सुन रही थीं? सबसे बड़ी बेटी घबराकर उठती है और अटकते हुए बोलती है कि वो सिर्फ बच्चे के लिए चिंता कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक लाल बालों वाली छोटी लड़की एक न्यूबॉर्न बेबी को गोद में लिए दौड़ते हुए आती है और वाइकाउंटेस को मदर कहकर बुलाती है। बेबी जो उसके चेहरे को धक्का दे रहा होता है, उसे इग्नोर करते हुए वो क्यूरियोसिटी से ऐश को देखती है और पूछती है कि इसका नाम क्या है। वाइकाउंटेस आंखें बंद करके हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि वो इस बारे में सोचेंगी। फिर वो ऐश को उठाकर चांदी जैसी चांदनी से भरी खिड़की के पास ले जाती है और अनाउंस करती है कि इसका नाम एस्टर होगा, एक नए सितारे का नाम जो उनके घर में जन्म ले रहा है। समय तेजी से बीत गया। 10 साल बाद एक लग्जूरियस विला में सोल्जर्स गेट के सामने लाइन में खड़े थे एक आने वाली कैरेज का स्वागत करने के लिए। एक नौकर झुककर उस आदमी को प्रणाम करता है जो कैरेज से उतरता है और कहता है कि वो लॉर्ड हाईफ्रीड का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके पीछे एक लड़का कैरेज से उतरता है। एस्टर कमर पर तलवार लगाए सीधा और कॉन्फिडेंट खड़ा हुआ। फिर वो मुड़कर एक लाल बालों वाली लड़की को नीचे उतरने में हेल्प करता है, उसे संभलकर चलने को कहता है और उसे सिस्टर एल्फाइन कहकर बुलाता है। वही लाल बालों वाली बच्ची जो कभी एस्टर की नाक पकड़ लेती थी, अब एक सुंदर जवान लड़की बन चुकी है और वो मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया करती है। एस्टर अपनी सबसे छोटी बहन को प्यार से देखते हुए उसके पीछे चल पड़ता है और चलते हुए वो इमेजिन करता है किसी को तलवार घुमाते हुए और गोल्डन लाइटनिंग जैसी एनर्जी छोड़ते हुए। एस्टर ने समझाया कि स्वॉर्ड डांस असेंबली एक सोशल गैदरिंग होती है जो हर साल एल्महाइम के एक ड्यूकल हाउस के अंडर होती है, जहां उसने इमेजिन किया एक लड़की स्वॉर्ड डांस परफॉर्म कर रही है और ब्लेजिंग आर्क शेप्ड स्वॉर्ड ट्रेल्स बना रही है। उसने आगे बताया कि ये इवेंट मार्शल नोबल्स के लिए होता है। फिर एक यंग लड़के को ब्लू एनर्जी के साथ स्वॉर्ड स्ट्राइक करते हुए इमेजिन करते हुए एस्टर ने कहा कि ये जगह सिर्फ नोबल्स के कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं, बल्कि एक स्टेज भी है जहां हर हाउस अपने टैलेंटेड यंग स्वॉर्ड्समैन को दिखाता है जो अपने फैमिली नेम को कैरी करते हैं। इसके बाद एस्टर और एल्फिन वाइकाउंट हिफ्रीड के पीछे पीछे विला के अंदर गए। जैसे ही वो गुजरे, आसपास के लोग धीरे धीरे बातें करने लगे कि वाइकाउंट का फैमिली फिर आ गया है सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाने, क्योंकि वो अब तक एक प्रॉपर एयर नहीं दे पाए हैं। लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने किसी अननोन जगह से एक कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर लिया है। लोगों की तीखी नजरें उन पर टिकी हुई थीं और वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये एल्महाइम नाम को और कितनी देर तक बदनाम करते रहेंगे। एस्टर सीधा आगे बढ़ता रहा, उन लोगों को इग्नोर करते हुए जो उस पर कमेंट कर रहे थे, और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद यही वो लड़का है।
साइड में एल्फिन थोड़ी इरिटेट होकर उससे कहती है कि इन बातों को दिल पर मत लो, लेकिन उसका कस के बंधा हुआ हल्का सा कांपता हाथ बता रहा था कि वो कितनी गुस्से में है। वो आगे बोलती है कि इस जगह पर अगर किसी ने जरा सी भी वीकनेस दिखाई तो वो खत्म हो जाएगा। एस्टर उसके कांपते हाथ की तरफ देखता है। तभी आगे चल रहे वाइकाउंट हिफ्रीड बोलते हैं और एस्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, कहकर कि यही उनके घर की करंट पोजीशन है। फिर वो मुड़कर गेट के सामने रुकते हैं और एस्टर से कहते हैं कि वो चाहते थे कि एस्टर ये सब खुद देखे। एस्टर चुपचाप सुनता रहता है। जब वाइकाउंट पूछते हैं कि क्या वो डिसअपॉइंटेड है, एस्टर आंखों में तेजी के साथ हल्की सी स्माइल करता है और कहता है कि वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं है, बल्कि इतनी ठंडी नज़र और कोल्डनेस उसे सूट करती है। ये सुनकर वाइकाउंट हिफ्रीड जोर से हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि ये सुनकर उन्हें तसल्ली मिली। अचानक एस्टर को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जहां वो हार गया था और हाउस एल्महाइम का डिस्ग्रेस बन गया था। उसे याद आता है कि हाई सोसाइटी में उसका पहला डेब्यू कितना बुरा था, एक जगह जो उसके लिए सिर्फ कड़वी यादों से भरी थी। अब प्रेजेंट में कमर पे बंधी तलवार को पकड़ते हुए एस्टर कॉन्फिडेंटली सोचता है कि अब जब 7 विंग्स वापस आ चुकी हैं, वो अलग है। उसकी ठंडी नज़र एक डायरेक्शन में जाती है जहां मिडिल फ्लोर की एक खिड़की से रोशनी आ रही होती है। वहां रॉड्रिक के 2 बेटे खड़े होते हैं, बाहर देखते हुए एरोगेंट एक्सप्रेशंस के साथ। एस्टर ऊपर देखकर भौवें सिकोड़ लेता है। वो अपने अडॉप्टिव फादर के पीछे अंदर चला जाता है, मन में डिसाइड करते हुए कि अब शुरू करने का वक्त आ गया है। अपनी डिटर्मिन्ड गोल्डन आंखों के साथ एस्टर हल्की सी स्माइल करता है और डिक्लेयर करता है कि वो एक डैज़लिंग हाई सोसाइटी डेब्यू से शुरुआत करेगा। फेंसिंग स्टेज पर जोर जोर से तलवारों की टकराहट के साथ स्पार्क्स उड़ते हैं। कहते हैं कि एक जमाना था जब नाइट्स दुनिया पर राज करते थे। एक यंग स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर जख्मी चेहरे के बावजूद दांतों को भींचकर एक और अटैक करता है। उसका अपोनेंट भी कम जख्मी नहीं होता, लेकिन वो भी पूरी हिम्मत से जवाब देता है, क्योंकि माना जाता था कि एक नाइट के पास पावर के साथ साथ ग्रेस भी होनी चाहिए। जब उनकी तलवारें जोर से टकराती हैं, आसपास की भीड़ जोर से चीयर करती है और कहती है कि पावर का मतलब है स्वॉर्ड्समैनशिप। ब्राउन हेड लड़का जोर लगाकर अपने अपोनेंट की तलवार को साइड में हटा देता है, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, जबकि लोग कहते हैं कि ग्रेस का मतलब है फेम। फिर दोनों लड़के दोबारा एक दूसरे पर झपटे। हर एक के अंदर दूसरे को हराने का जज्बा था और लोग कह रहे थे कि एक चीज ही होती है जो साबित करती है कि एक नाइट के पास दोनों क्वालिटीज हैं। अचानक ब्राउन हेड लड़के के हाथ के पीछे एक ब्लू विंग शेप्ड क्रेस्ट चमकने लगा। उसने अपनी तलवार को एनर्जी से भरकर घुमाया और अपने ओपोनेंट पर वार किया, जिससे दूसरे लड़के की तलवार टूट गई। उसी पल उसका ओपोनेंट शॉक में आंखें फाड़ कर रह गया और यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो हार गया है। ब्राउन हेड लड़के ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और भीड़ से जोरदार चीयर्स मिलने लगे, जब लोग डिक्लेयर कर रहे थे कि सबसे बड़ा सिंबल वही विंग क्रेस्ट है जो अब उसके हाथ के पीछे चमक रहा था। ऑब्जर्वेशन फ्लोर से एल्फिन ने अपनी ठोड़ी हाथ पर टिकाई और कहा कि ये जगह अभी भी बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। अपनी डिटर्मिन्ड गोल्डन आंखों के साथ एस्टर हल्की सी स्माइल करता है और डिक्लेयर करता है कि वो एक डैज़लिंग हाई सोसाइटी डेब्यू से शुरुआत करेगा।